Guys, this is me, Aniket Gupta. Welcome to my YouTube channel. So guys, आज हम पैरासिटिक अडाप्टेशन एंड डिजेनरेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट में ये वाला जो टॉपिक है हाफ कंप्लीट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पढ़ी थी पैरासाइट के अंदर। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस 3 टाइप्स की थी, इलैबोरेशन, डिजेनरेशन एंड न्यू फॉर्मेशन, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन 2 पार्ट की जो वीडियो है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो वह वहाँ से उन 2 वीडियोस को देख ले। सो जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें वो है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। हमने 3 टाइप्स की अडाप्टेशन पढ़नी थी पैरासाइट में, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव। मॉर्फोलॉजिकल कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन कवर करूँगा और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें रिप्रोडक्टिव अडाप्टेशंस जो हैं वो इस कवर की जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। सबसे पहले आपको फिजियोलॉजिकल वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल जो वर्ड होता है ये रिलेटेड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जो पैरासाइट था उसके अंदर अब कुछ ऐसी फंक्शनल चेंजेस आई जिससे वो अपने सर्वाइवल को इंक्रीज़ कर सके। जो चांस है उसके सर्वाइवल का कि क्या वो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर रह सकता है, तो उसने अपने उस चांस को क्या किया, इंक्रीज़ किया। कैसे इंक्रीज़ किया? अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को चेंज करके। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस करती है। तो कुछ ऐसे पैरासाइट्स थे जो बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर तो वो रहेंगे लेकिन ऐसे मीडियम में रहेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट मीडियम। लाइक जितने भी हमारे गट पैरासाइट्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, तो जैसे एंटमीबा है, जियार्डिया है, ये किस तरह की रेस्पिरेशन शो करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होती क्या है? जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी निकलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एक ग्लाइकोजन होता है इन पैरासाइट्स के पास, ग्लाइकोजन डिकम्पोज होता है। ग्लाइकोजन से फैटी एसिड्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये किस में होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और ये किसके अंदर होता है? पैरासाइट्स के अंदर होता है। अब जो ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम में रहेंगे, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम में रह रहे हैं पैरासाइट्स लाइक ट्रिपैनोसोमा या फिर लिशमैनिया, जो ब्लड के ह्यूमन ब्लड के ब्लड सेल्स के अंदर रहते हैं, ब्लड में रहते हैं, उनको तो ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो these parasites show aerobic respiration. That's why we can call it as aerobes. ठीक है, इसके बाद है एंडोपैरासिटिक हेलमिन्स। एंडोपैरासिटिक हेलमिन्स हमें पता है, हेलमिन्स पता है हमें। ठीक है, ये कहाँ रहेंगे? बॉडी टिश्यूज़ में जो रह रहे होंगे, जो बॉडी के टिश्यूज़ में रह रहे होंगे, उनको भी ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं, टेनिया सोलियम है, एंट्रोबियस है, एस्केरिस है, फिशियोलैप्सिस है। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। लाइकवाइज जो बाइल डक्ट पैरासाइट्स हैं, लीवर फ्लूक है जिसको फैशियोला बोलते हैं, और फिस्थॉर्किस साइनेंसिस है, चाइनीज़ लीवर फ्लूक। ये सारे के सारे भी किस मीडियम में रह रहे हैं? ऑक्सीजन डेफिशिएंट में रह रहे हैं। और ये भी कौन सी रेस्पिरेशन जो करेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर हम इनको एनऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें भी सेम होता है, ग्लाइकोजन फैटी एसिड्स में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और
रिलीज़ करता है एनर्जी, जो कि वो पैरासाइट्स यूज़ करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। ठीक है। कुछ अब एनारोबिक पैरासाइट्स हैं। आर ऑब्लिगेटरी एनारोब, ऑब्लिगेटरी हो गया कि वो हमेशा क्या होंगे, इस हमेशा उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन फैकल्टेटिव हो गया जिनको कभी कभी ऑक्सीजन वाला मीडियम मिल भी जाएगा। लाइक फैकल्टेटिव एनारोब में किसके एग्जाम्पल आ गए, एस्केरिस की। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज लिव इन ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडिया लाइक ब्लड, शाइजोस्टोमा ब्लड फ्लूक है, और कुछ लंग्स में भी, लंग की एल्वियोलाई में रहते हैं। पैरागोनिमस लंग फ्लूक है। तो ये जो ब्लड फ्लूक और लंग फ्लूक है, ये कहाँ पर रह रही है, ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडिया में। ठीक है। ये कौन सी रेस्पिरेशन शो करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये था रेस्पिरेशन का। सेकेंड इज ऑस्मोटिक अडाप्टेबिलिटी। ठीक है। अब जो ऑस्मोटिक अडाप्टेबिलिटी में क्या होता है कि जो पैरासाइट्स हैं उनको बाहर के जो मीडिया होता है उसके साथ अपने आप को क्या करके रखना है, प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है। जो जितने भी एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं इनको पास होना पड़ता है थ्रू डिफरेंट मीडिया विद डिफरेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है। तो इसके लिए इनके पास एक रिमार्केबल पावर होती है ऑस्मोटिक अडाप्टेबिलिटी की, जो कि इनको योग्य बनाती है सक्सेसफुली लिव करने के लिए डिफरेंट मीडिया में। लाइक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बहुत अच्छे से हमारे लीवर सेल्स में भी रह लेता है, इरेथ्रोसाइट्स में भी रह लेता है, और जो मैन का जो प्लाज्मा होता है उसमें भी रह लेता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास वैक्यूल्स टाइप होंगे जो ऑस्मोटिक अडाप्टेबिलिटी, ऑस्मोटिक पूरी जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं। साथ ही साथ ये कहाँ रह सकता है, स्टमक में रह सकता है, हेमोसील में रह सकता है, और सैलिवरी ग्लैंड। ये तीनों, स्टमक, हेमोसील और सैलिवरी ग्लैंड किसके, मॉस्किटो के, तो उसमें भी रह सकता है और हमारे में भी रह सकता है। इसको डिफरेंट मीडिया से पास ऑन होना पड़ता है, सो दैट इसमें, इसीलिए इसके पास रिमार्केबल पावर है किसकी, ऑस्मोटिक अडैप्टेबिलिटी की। इसके बाद है ट्रैपेनोसोमा, जो इसमें भी ऑस्मोटिक अडैप्टेबिलिटी होती है। ये सक्सेसफुली ब्लड में रहता है, फिर लिम्फ में रहता है, और देन ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे जाके फीड करता है। तो इसको भी डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स के कंटेक्ट में आना पड़ रहा है। सो इसके पास भी क्या होती हैं, ऑस्मोटिक अडैप्टेबिलिटी होती है। ठीक है। और लाइकवाइज सीसी फ्लाई में रहता है। सीसी फ्लाई इसका क्या है, वेक्टर है ना, होस्ट है इसका। ठीक है। गट और सैलिवरी ग्लैंड्स में भी ये रहता है सीसी फ्लाई के। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बॉडी फ्लूइड्स का ऑफ एंडोपैरासिटिक ट्रीमेटोड्स होते हैं लीवर फ्लूक वगैरह, तो इनका ऑलमोस्ट सेम होता है किसके साथ, होस्ट की बॉडी के साथ। होस्ट की बॉडी में जो फ्लूइड है और इनकी बॉडी में जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी apparatus एब्सेंट होता है। ठीक है। लेकिन जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है इंटेस्टाइनल टेपवर्म की, वो स्लाइटली हायर है, और जिस वजह से ये अलो करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ प्री डाइजेस्टेड फूड ऑफ होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस इन सैप्रोजोइक मैनर। ये क्या करता है, इसकी जो इंटेस्टाइन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है इसकी थोड़ी हायर होती है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई में जाता है, तो वहाँ से बाहर से क्या हो रहा है, प्री डाइजेस्टेड फूड ही क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है अपनी बॉडी सरफेस से। ठीक है। इन नीमेटोड्स ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेन बाय एच शेप्ड रेनेट सेल। जो एस्केरीज वगैरह है इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होती है वाया एच शेप रेनेट सेल्स। इसके बाद है कीमोटैक्सिस। तो जो कीमोटैक्सिस है, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट शो कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस होती क्या है, द मूवमेंट टूवर्ड्स सर्टन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है पैरासाइट, उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक पावर या कीमोटैक्सिस। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल लीवर सेल्स, इराइथ्रोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ स्टमक। तो जो ये बनेंगे ना, ये प्लाज्मोडियम में से बॉडी के अंदर आया, तो वो हमारे पहले तो लीवर सेल से, फिर इरिथ्रोसाइट्स में कैसे आएगा, वो किसी चीज़ से अट्रैक्ट होता है। जो हमारी लीवर फ्लूक है वो बॉडी के अंदर जब घुसती है तो वो सीधे लीवर की तरफ जाती है। वहाँ वो किसी चीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट होती है, इसीलिए वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच पाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कीमोटैक्सिस। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स। बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स को अडाप्ट कर लेते हैं सो दैट वो होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सके। ठीक है, उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बोलते हैं। फर्स्ट जो एस्केरीज है, ये कुछ एंटी एंजाइम्स को रिलीज़ करता है सो दैट ये इंटेस्टाइनल जूसेस को न्यूट्रलाइज कर सके होस्ट की बॉडी के अंदर। सेकेंडली जो टेपवर्म है, ये स्टिमुलेट करता है गट म्यूकोसा को, कि गट के अंदर जो म्यूकोसल लेयर होती है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस को सिक्रीट करे, और ये जो है उस म्यूकस को अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव एनवलप बनाकर रहता है। ठीक है। टेपवर्म ऑल्सो रेजिस्ट होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स थ्रू सम अननोन मैकेनिज़म्स, जो अभी तक हमें नहीं पता चले हुए हैं, लेकिन ये भी क्या करता है, ये भी होस्ट के डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनको रेजिस्ट कर पाता है। इसके बाद है बाय डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल टेगमेंटम। टेगमेंट हमें पता था कि लेयर होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग एस्केरिस में, और ये वो डेवलप कर लेता है, और वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। जिन जिन चीज़ों को बॉडी के अंदर भेजना होता है उनको भेजती हैं। ठीक है, ये भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में आता है। अब जो ब्लड पैरासाइट्स हैं, ये भी जाना गया है कि भी विथस्टैंड कर लेते हैं जितने भी एंटीबॉडीज़ का जो इफ़ेक्ट होते हैं, और ये फैगोसाइट्स ऑफ द ब्लड, ये भी उसको जो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं ब्लड में उनको भी ये विथस्टैंड कर लेते हैं। तो ये था प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स में। इसके बाद आता है न्यूट्रिशनल अडाप्टेबिलिटी। पैरासिटिक जो हेलमिन्स हैं, ये बहुत ही अच्छे से अडाप्टेड होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। टेपवर्म कैसे करता है, टेपवर्म स्प्रेड कर देता है अपने स्ट्रॉबिलाइज को। ठीक है, इतना ज़्यादा एरिया बना देता है इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वो एब्जॉर्ब करता रहता है। टेपवर्म इंक्रीज़ करता है बॉडी के सरफेस को, साइज़ को बढ़ाता जाता है, हमें पता है, उसमें सेगमेंट्स बनती जाती हैं, और ये सेप्रोजोइक मैनर से एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है। सिमिलरली एस्केरिस के पास सबसे पहले तो एक मस्क्यूलर और सक्यूटोरियल फेरिंग्स होता है, सक्यूटोरियल अपरेटस है, जो किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए प्री डाइजेस्टेड फूड ऑफ द होस्ट। ठीक है। सो ये था हमारे फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम रिप्रोडक्टिव अडाप्टेशंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।